विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम भारत के अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आंतरिक व्यापार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज का यह वीडियो है। पुलिकट का छपा हुआ कपड़ा बहुत बढ़िया था, जो गुजरात और मालाबार तट को भेजा जाता था। सिंध से भारत के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ, सूती कपड़े और घोड़े बेचे जाते थे और बदले में चावल, चीनी, इमरती लकड़ी तथा मसालों का आयात होता था। कश्मीर में गुजरात, रावलपिंडी तथा लद्दाख से नमक, बुरहानपुर से अच्छा चावल तथा देश के विभिन्न भागों से चौड़े वस्त्र, गेहूं, दवाएं, चीनी, तांबा, लोहा, पीतल के बर्तन, शीशे का सामान, सोना, चांदी और विलास की सामग्री मंगाई जाती थी। कश्मीर से आगरा तथा अन्य स्थानों को सोल, ऊन तथा सोरा निर्यात किया जाता था। विदेशी व्यापार। लंका, ब्रह्मा, चीन, जापान, पूर्वी द्वीप समूह, नेपाल, फारस, मध्य एशिया, अरब और लाल सागर के बंदरगाहों तथा पूर्वी अफ्रीका से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। केम्बे, सूरत, भड़ोच, गोवा, कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, सतगांव, सोनारगांव तथा चट्टगांव उस युग के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। लाहौर, मुल्तान, लाहरी बंदर, सिंध, केम्बे, पटना, अहमदाबाद तथा आगरा में बड़े बड़े बाजार थे, जहां विदेशी वस्तुएं आती थी और देश के विभिन्न भागों को बेची जाती थी। भारत का वाणिज्य पूरी दुनिया की आंखों में चौंध पैदा करता था। इसी से प्रेरित होकर रूस के शासक पीटर महान 1682 से 1725 ईस्वी ने कहा, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार। भारत को पश्चिम देशों से मिलाने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग थे। पहला फारस की खाड़ी से होकर, जो कि नाविक तथा सौदागरों की प्रथम पसंद था। इराक, जो कि इराक में बगदाद से प्रारंभ होकर चीन में कैंटन तक जाता था, तथा दूसरा लाल सागर से होकर आने वाला मार्ग था, जो कि थोड़ा दुष्कर था। मनुची जो कि 1653 से 1768 ईस्वी तक उसका समय था। मनुची ने कहा कि अरब तथा फारस के जहाज खजूर, फल, घोड़े, समुद्री मोती तथा रत्न भारत में लाते थे। बदले में गुड़, चीनी, मक्खन, जैतून के फल तथा नारियल ले जाते थे। भारत से कपड़ों का निर्यात प्रमुख रूप से होता था, जबकि बहुमूल्य धातुएं, विभिन्न प्रकार के बर्तन एवं विविध उपयोगी सामग्री में प्रयुक्त धातुएं, सौंदर्य एवं प्रसाधन सामग्री का आयात किया जाता था। भारतीय माल कोरोमंडल समुद्री तट के रास्ते से फारस ले जाया जाता था। भारत से निर्यातित मुख्य वस्तुएं कपास से निर्मित कपड़ा एवं अन्य वस्तुएं, अनाज, तेल के बीज, ज्वार, चीनी, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, सुगंधित लकड़ी तथा पौधे, कपूर, लवंग, नारियल, विभिन्न जानवरों की खालें, विशेषकर गेंडे तथा चीते की खाल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। फारस और मिस्र आदि अरब देशों को उत्तम प्रकार की मलमल निर्यात की जाती थी। मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी में रुई के सामान का वार्षिक निर्यात लगभग 8000 घंटे था, जिनमें से 4700 अर्थात 4700 घंटे यूरोपीय देशों को जाती थी। इसी शताब्दी के अंत में भारतीय ताफ्ता अर्थात सिल्क तथा बूंटेदार कपड़ा इंग्लैंड को निर्यात होने लगा था। लाख, गोंद बंगाल तथा उड़ीसा में कई स्थानों पर बनाई जाती थी, जिसका निर्यात डच्चों द्वारा फारस को किया जाता था। बर्मा, जावा, चीन, मलाया तथा अरब को समुद्री मार्ग से भारतीय अफीम एवं काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। फारस एवं उसके आगे के देशों को स्थल मार्ग से अफीम एवं वस्त्र आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। भारत से दुनिया भर के देशों को चीनी, सोरा, लोहा, इस्पात, हींग, आंवला, दवाएं, बहुमूल्य पत्थर तथा संगमरमर का भी निर्यात होता था। आयातित वस्तुएं। भारत में बहुमूल्य धातुओं का आयात होता था। वान ट्विस्टर 1638 ईस्वी ने लिखा है कि भारत में सोने चांदी की खानें नहीं थी, इसलिए विदेशों से ये दोनों धातुएं आयात की जाती थी तथा उसके निर्यात पर रोक थी। विलियम हॉकिंस
1608 से 1613 ईस्वी में जिसने भारत की यात्रा की थी उसने लिखा है, भारत में चांदी प्रचुर मात्रा में है क्योंकि यहाँ समस्त देश सिक्के लाते हैं और उसके बदले में वाणिज्यिक वस्तुएं ले जाते हैं। ये सिक्के भारत में ही रखे जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। चीन, जापान, मलका तथा अन्य समीपवर्ती देशों से सोना मंगाया जाता था। पेंगू बर्मा से मूंगा तथा मोती एवं फारस तथा अन्य देशों से विभिन्न प्रकार के रत्न मंगवाए जाते थे। लिस्बन पुर्तगाल से पन्ना आयात किया जाता था। स्थल मार्ग द्वारा व्यापार भारत में मध्य एशिया और अफगानिस्तान से सूखे मेवे तथा ताजे फल, अंबर, हींग, कुरकुरे, लाल पत्थर आदि का आयात होता था। नेपाल से पशु तथा सींग, कस्तूरी, सुहागा, चिरेता जो कि औषधि की जड़ी बूटी थी, मजीट अर्थात रंग, इलायची, चोरिस, तिप्ती गाय की पूंछ, महीन, रोए, बाज पक्षी तथा बालचर एक सुगंधित घास थी, मंगाया जाता था। भूटान से कस्तूरी तथा तिब्बती गाय की पूंछ का आयात होता था। पुर्तगाली डाकों की गतिविधियों के कारण बर्मा के साथ व्यापार में कमी आ गई थी। घोड़े आयात की महत्वपूर्ण वस्तु थे। तुर्किस्तान में रहने वाले अजात लोग भारत में बेचने के लिए बड़े स्तर पर घोड़े पालते थे। ये घोड़े 6000 अथवा इससे बड़े झुंड में भारत को भेजे जाते थे। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। समस्त देशों के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे तथा विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं, छींट के कपड़े, मसाले, काली मिर्च, गेहूं, घी, जड़ी बूटियां और गोंद आदि के बदले में सोना, चांदी तथा रेशम देते थे। इसलिए भारत को बहुमूल्य धातुओं का कुंड कहा जाता था। व्यापार संतुलन को भारत की बजाय यूरोप के पक्ष में करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी निर्यात सूची को बढ़ाने का आदेश दिया। इंग्लैंड में भारतीय मलमल, छींटदार कपड़े एवं रंगदार लट्टे की इतनी अधिक मांग थी कि इसे इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। इसलिए ब्रिटिश संसद ने विशेष कानून बनाकर 29 सितंबर 1701 से फारस, चीन तथा पूर्वी हिंद द्वीप समूह के चित्रित, छपे हुए एवं रंगे हुए लट्ठे को ब्रिटेन में पहनने और प्रयोग में लाने पर रोक लगा दी थी। वास्को डी गामा के भारत आगमन के बाद लगभग एक शताब्दी अर्थात 1500-1600 ईस्वी तक भारतीय विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का वर्चस्व रहा। पुलिकट, कासिम बाजार, पटना, बालेश्वर, नागपट्टनम और कोचीन में पुर्तगालियों की मुख्य फैक्ट्रियां थी। अरब देशों से आने वाले व्यापारी भी भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी व्यापारी थे, जो अब लगभग पूरी तरह से हटा दिए गए। हॉलैंड वाले भी 1603 ईस्वी में भारतीय व्यापार में भाग लेने लगे थे। इससे यूरोपीय देशों के साथ भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में पहली बार भारत के लिए व्यापारिक यात्रा की। वे अपने साथ 5 जहाज़ों में कपड़े, टिन, शीशे, चम्मू कैंची की वस्तुएं, पारा, शीशा तथा कपड़ा लेकर आए। इन्होंने भारत में अलग अलग स्थानों पर गोदाम स्थापित किए जिन्हें अंग्रेज व्यापारी फैक्ट्रियां कहते थे तथा भारतीय व्यापारी इन फैक्ट्रियों को कारखाना कहकर पुकारते थे। फ्रांस ने भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। इन फैक्ट्रियों से मांग के अनुसार माल की आपूर्ति नहीं हो सकी, इसलिए यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारत के मुख्य वाणिज्यिक केंद्रों पर एजेंट नियुक्त किए गए। उनके माध्यम से देश के विभिन्न भागों से व्यापार किया जाने लगा। अंग्रेजों के आगमन के समय उद्योगों की स्थिति। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से पहले भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योग उन्नत अवस्था में थे। 17वीं और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में देश स्वदेशी उद्योगों के लिए बाहर के देशों में भी विख्यात था। भारतीय माल की विदेशों में बड़ी मांग थी। देश में 2 तरह के उद्योग विकसित थे, ग्रामीण उद्योग और शहरी उद्योग। ग्रामीण उद्योग आम आदमी के प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, वहीं शहरी उद्योगों द्वारा कला कौशलपूर्ण वस्तुओं का निर्माण होता था। ये उद्योग विलासिता का सामान बनाने में अग्रणी थे। देश के कपास उत्पादक क्षेत्रों, दूरस्थ गांवों और शहरों में कपड़ा तैयार किया जाता था। गांव-गांव और शहर में हथकरघा पर मोटा कपड़ा तथा गाढ़ा एवं रेजी तैयार किए जाते थे। विभिन्न शिल्पों में लगे कारीगरों में से लगभग 2/3 बुनकर थे। ग्रामीण उद्योगों की तुलना में नगरीय उद्योग अधिक संगठित थे और गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक अच्छा माल तैयार करते थे। कपड़ा उद्योग भारतीय बुनकर नरम से नरम, महीन से महीन और मोटे से मोटा कपड़ा तैयार करने के लिए प्रसिद्ध थे। महीन कपड़े में मलमल सबसे विख्यात थी। उत्पादन का
मुख्य केंद्र ढाका था। ढाका का मलमल विश्व भर में प्रसिद्ध था। 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े मलमल के थान को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था, अर्थात ये इतना महीन था। इस प्रकार की मलमल का थान तैयार करने में 6 माह लगते थे। आम उपयोग का कपड़ा गांव-गांव और शहर-शहर में बनाया जाता था, परंतु विशेष प्रकार का कपड़ा कुछ स्थानों पर ही तैयार किया जाता था, जिनमें ढाका, जहानाबाद, पटना के पास, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, लखनऊ, बनारस, रायबरेली में जायस, फैजाबाद में पांडा, रामपुर, मुरादाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़, शाहपुर, अलीपुर, हैदराबाद, रायचूर, सेलम, तंजौर तथा मदुरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन केंद्रों पर विभिन्न डिजाइनों और किस्मों का अच्छा कपड़ा तैयार किया जाता था। देश में कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, सोना चांदी के धागों का निर्माण भी बड़े स्तर पर होता था। रेशम वस्त्र उद्योग, भारत में बहुत कम रेशम पैदा होता था, इसलिए रेशम का बाहर से आयात किया जाता था, किंतु भारत में बना रेशम का कपड़ा पुण्य बड़ी मात्रा में निर्यात होता था। बनारस, आगरा, लाहौर, पटियाला, अमृतसर, राजशाही, मुर्शिदाबाद, वीरभूम, वर्धमान, बांकुड़ा और मिदनापुर रेशमी वस्त्र निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र थे। बनारस और आगरा वस्त्रों पर कढ़ाई के लिए तथा सबसे बढ़िया रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ऊनी वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। पंजाब और राजस्थान में मोटे ऊनी कंबल, गलीचे, रेशे आदि बनते थे। लाहौर, लुधियाना और अमृतसर में अनेक प्रकार की ऊनी वस्तुएं, कंबल, शॉल, कोट, मोजे, दस्ताने और सर्दियों में काम आने वाले अन्य कपड़े बनते थे। जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के ऊनी कपड़े भी प्रसिद्ध थे। लौह उद्योग, भारतीय लौह उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था। भारत के लुहार लोहे की घलाई और ढलाई के कार्य में निपुण थे। स्थान स्थान पर शस्त्र निर्माण, तोप निर्माण, जहाज निर्माण एवं कृषि उपकरण निर्माण के उद्योग थे। भारत में लोहे से बनी सामग्री लंदन तक जाती थी। महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित था। यूरोपीय कंपनियां अपने उपयोग के लिए भारत में बने जहाज खरीदती थी। एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा है, जहाज निर्माण में भारतीयों ने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया। मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तियां, भारत में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और खिलौने बनाने का उद्योग भी विकसित था। बंगाल में खुलना, दिनाजपुर, रानीगंज, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रामपुर और अलीगढ़, दक्षिण में मद्रास, मदुरा और सेलम के कुम्हार विशेष किस्म के कलात्मक और मिट्टी के पक्के बर्तन बनाने में दक्ष थे। विविध उद्योग लगभग पूरे देश में भवन निर्माण, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी, ईंट और चूना बनाने, कागज बनाने, सोना चांदी तथा जेवरात के आभूषण बनाने, चीनी, नमक एवं नील बनाने, तांबा, पीतल, कांसा आदि वस्तुएं एवं बर्तन बनाने के उद्योग विकसित अवस्था में थे। विभिन्न प्रकार के बीजों से तेल निकालने का काम बड़े स्तर पर होता था। बांस और चमड़ा उद्योग भी लोकप्रिय था। बांस से विभिन्न वस्तुएं बनाने का काम कुछ जातियों का वंशानुगत व्यवसाय था। निष्कर्ष, भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति के निष्कर्ष के रूप में कहें तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के भारत आगमन के समय 900 साल से चल रही विदेशी आक्रांताओं की लूट के उपरांत भी बादशाहों और अमीरों, राजाओं तथा जागीरदारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और उनके महलों में विलासिता के समस्त साधन उपलब्ध थे। देश में नहरों, कुओं तथा तालाबों की कमी के बावजूद वर्षा की मात्रा अच्छी होने से देश के अधिकांश भागों में खेती की जाती थी। घर घर में कुटीर उद्योग विकसित थे, जिनमें विपुल मात्रा में विविध प्रकार की सामग्री तैयार की जाती थी। विदेशी व्यापार उन्नत होने से शासकों को कर के रूप में अच्छी आय होती थी। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार बहुत होता था। विदेशी व्यापार भारत के पक्ष में था। भारत के कुटीर उद्योग देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ विदेशों को निर्यात किए जाने के लिए माल तैयार करते थे। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, शॉल, दुशाले, चंदन की वस्तुएं, कागज, जूते, बक्से, चमड़ा, चीनी, नील रंग, लकड़ी की वस्तुएं, सोना चांदी के आभूषण, विलासिता की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। इतना होने पर भी देश की जो जनसाधारण थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसान हाड़ तोड़ परिश्रम करते थे और खेती करते थे। छोटे कारीगर हाथ से सामग्री का उत्पादन करते थे। इस उत्पादन के लाभ का अधिक हिस्सा कर के रूप में शासक तथा मुनाफे के रूप में बड़े व्यापारी लूट लेते थे। भू राजस्व कर के साथ साथ चुंगी एवं स्थानीय करों की अधिकता थी। इस कारण बादशाह, सूबेदार, राजा एवं जागीरदार
अमीरों के पास काफ़ी धन एकत्र हो जाता था, किंतु जनसाधारण अभावों एवं कष्टों से बिलबिला रहा था। पूरा परिवार हर समय किसी न किसी काम में लगा रहता था, फिर भी 2 समय की रोटी का प्रबंध करना कठिन था। तो विद्यार्थियों, हमने इन 2 वीडियो में अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।